Hello everyone, welcome to FIFA World Cup 26 special transmission. You're watching Sports on Suno TV. This is your host Azim Rana. राउंड 16 के बड़े ही इंटरेस्टिंग मैचेस हुए और 5 टाइम की साबिक चैंपियन ब्राज़ील कोई तवक्को नहीं कर रहा था कि वो राउंड 16 से बाहर हो जाएगी। एटलीस्ट उसे क्वार्टर फाइनल या सेमीफाइनल में तो देख रहे थे जितने भी इस वक्त फुटबॉल शायकीन है, बट अनफॉर्चुनेटली कल वो उस तरह से नहीं खेल सके जिस तरह से उनसे तवक्को की जा रही थी और वो मैच से बल्कि इस सीज़न से ही बाहर हो गए हैं और नॉर्वे ने 2-1 से कल का ये मैच अपने नाम किया। ऑल्दो मैच के स्टार्ट में ब्राज़ील के पास अच्छे कुछ चांसेस थे, लेकिन वो चांसेस उन्होंने मिस किए, भरपूर उसका फ़ायदा नहीं उठा सके। लेकिन उन चांसेस का फिर फ़ायदा उठाया नॉर्वे ने और हमने देखा कि हालैंड बड़ी अच्छी फॉर्म में नज़र आए। 2 गोल उन्होंने कल स्कोर किए। ना सिर्फ उन्होंने नॉर्वे को क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई करवाया, बल्कि वो खुद भी इस सीज़न के जो लीडिंग स्कोरर हैं उनकी फहरिस्त में शामिल हो चुके हैं। 7 गोल उन्होंने इस वर्ल्ड कप सीज़न के किए हैं। इसके अलावा लीडिंग स्कोरर की इस लिस्ट में उनके साथ एम्बापे और मेसी भी शामिल है जी। दूसरा मैच मैक्सिको इंग्लैंड, ये भी बड़ा दिलचस्प मैच हुआ। मैक्सिको अब तक की नाकाबिल शिकस्त टीम थी इस सीज़न में और डार्क हॉर्स समझा जा रहा था इस टीम को। ये तवक्को की जा रही थी कि ये भी कोई बड़ा अपसेट करके आगे लेट्स सी क्वार्टर फाइनल या सेमीफाइनल तक तो जा ही सकती है। लेकिन कल इंग्लैंड ने बड़ा अच्छा खेल पेश किया। 10 खिलाड़ियों के साथ आखिरी तकरीबन आधे घंटे हमने देखा कि किस तरह से उन्होंने मैक्सिकन अटैक को रोके रखा। तो ये तमाम एलिमेंट्स काबिल ज़िक्र हैं जी। अपने जो गेस्ट हैं उनसे एनालिसिस लेंगे। सबसे पहले आपका तारुफ करवाते हैं जी। आयमन हुसैनी साहब हमारे साथ स्पोर्ट्स एनालिस्ट मौजूद हैं। इसके अलावा हमें ज्वाइन किया है आफाक अहमद साहब ने, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, और ज़ैगम जंजुआ स्पोर्ट्स एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। बिफोर वी प्रोसीड टुवर्ड्स पोस्ट मैच एनालिसिस, लेट्स सी द फॉर्मेशन। ब्राज़ील वर्सेस नॉर्वे हम लोग पहले बात करेंगे। ब्राज़ील मैदान में उतरी जी 4-1-2-3 की फॉर्मेशन के साथ, नॉर्वे उतरी 4-1-2-3 की फॉर्मेशन के साथ और बॉल पोजीशन तो कल क्लियर हमने देखा ज़्यादा था नॉर्वे का। स्टैट्स के मुताबिक जाएं तो 66% और 34% रहा ब्राज़ील का। तो आफाक से मैं चाहूँगा कि इस बात का, इस गुफ्तगू का आगाज़ किया जाए। आफाक, कैसे हैं आप, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक। और थैंक यू सो मच फॉर इंट्रोड्यूसिंग। और स्टार्ट ही मैं इस बात से करना चाहूँगा, अजीम खुश तो बहुत हो गए तुम क्योंकि आप जो है वो नॉर्वे की सपोर्ट में थे एंड आई वाज सपोर्टिंग एक्चुअली ब्राज़ील इन दिस वर्ल्ड कप और अलोंग विद अर्जेंटीना। लेकिन अगेन दिस इज नॉट द मैटर कि आप जिस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं वो जरूरी नहीं है कि वो टीम जीते। अब क्रिकेट वर्ल्ड कप में हम लोग हमेशा पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं, इवन तो हमें पता होता है कि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस क्या चल रही है। तो ये तो जस्ट सपोर्ट की हद तक चीजें होती हैं। बाकी अगर मैच के ऊपर हम लोग बात करें तो व्हाट द हेल ऑफ अ मैच इट वाज। पूरा मैच हालैंड ने प्रूव की है। आप मुझे ना करने दो कुछ, मैंने करना भी कुछ नहीं है। मुझे सिर्फ 1 मिनट दे दो आप, एक टच दे दो आप, मैं आपको यहां से उठा के और यहां नीचे रख दूंगा। मतलब व्हाट अ प्लेयर ही इज। मुझे दुख हो रहा है और मुझे अपने ऊपर भी गिला है कि उस दिन जब हम लोग बात कर रहे थे बैलन ड'ओर रेस की, तो हम लोग ये कह रहे थे 3 जो हमने टॉप प्लेयर्स निकाले थे, एम्बापे, मेसी और केन। क्यों वो इस वजह से निकाले थे क्योंकि उनकी जो टीम्स है ना वो ज्यादा स्ट्रांग है, तो उनके पास ज्यादा चांसेस है कि वो आगे तक जाएंगे। तो उनके पास मतलब मुझे इस बंदे को तो जरूरत ही नहीं है टीम की, उसको फर्क ही नहीं पड़ता है। 28 साल के बाद उनकी टीम वर्ल्ड कप खेल रही है। अगर वो लोग ग्रुप में भी बाहर हो जाते ना तो कोई बंदा उनसे कोई क्वेश्चन ही ना आता उनके ऊपर। लेकिन व्हाट आर टीम, द वे ही इज लीडिंग, ओडेगार्ड व्हाट अ परफॉर्मेंस अगेन। लेकिन हालैंड के ऊपर सारी बातें खत्म हो जाती हैं। 4 दफा, इससे पहले हमें पता है, पहले भी बात हो चुकी है, 4 दफा नॉर्वे और ब्राजील जो है वो आज से पहले वर्ल्ड कप में आमने सामने आई हुई थी। मतलब ब्राजील आज तक नहीं जीती थी। लेकिन अगेन ये जो रिकॉर्ड्स होते हैं ना, ये रिकॉर्ड्स टूटने के लिए होते हैं। हमें लग रहा था कि शायद ब्राजील जो है इस दफा ये जीत जाएगी उनसे, क्योंकि इतनी देर के बाद एक नॉर्वे ने वर्ल्ड कप के अंदर कमबैक किया है। लेकिन एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट थी, जो नॉर्वे पहले 2 दफा इनसे वर्ल्ड कप में जीती हुई थी, 2 दफा ड्रॉ हुआ था। 1998 के अंदर ब्राजील का जो इतना हैवी स्क्वाड था ना, उसको भी नॉर्वे ने हराया था। और नॉर्वे के उस टाइम मतलब स्टाइल, ये जो है ना इनके कोच जो है सोलबैकन जो है, ये उस टाइम प्लेयर थे नॉर्वे की टीम और वो इस टाइम पे कोच थे, मैनेजर है नॉर्वे की टीम के। तो मतलब उनकी कोचिंग के ऊपर भी कोई क्वेश्चन नहीं है। उन्होंने कोचिंग मतलब भी बेहतरीन थी और फिर जो एडवांटेजेस मिले, जो मौके मिले, मैं तो ये कहूँगा कि उसका भरपूर फायदा उठाया है नॉर्वे ने। आप क्या कहेंगे ज़ैगम कल के मैच से मुतल्लिक? और मुझे ऐसा लग रहा था कि जो पेनल्टी स्टार्ट में मिली वो मिस की ब्राज़ील ने, और इसके अलावा जो उनके सब आए थे एंड्रिक, उन्होंने एक बड़ा शानदार चांस बनाकर दिया था। ये दोनों अगर वो अवेल कर जाते तो आई गेस ब्राज़ील का चांस बन जाना था।
नहीं, बिल्कुल जिस तरह आफाक कह रहे हैं और हमने कल मैच देखा है जिस तरह, और जिस तरह हम कल लास्ट ट्रांसमिशन में डिस्कस भी कर रहे थे कि हम ये डिस्कस कर रहे थे कि ब्राज़ील को थोड़ा सा इशू होगा क्योंकि उनकी मिड में पैकुटा जो है वो इस टाइम इंजर्ड है, तो वो क्या अपनी फॉर्मेशन लेके चलते हैं इस मैच में। ऑल्दो ब्राज़ील के पास इंडिविजुअल ब्रिलियंस इस टाइम पे है, ऑन द अदर हैंड अगर हम नॉर्वे के पास देखें तो दे आल्सो हैव द इंडिविजुअल ब्रिलियंस। लेकिन उस जो मेजर डिफरेंस मुझे नज़र आया है वो ये था कि जो नॉर्वे थी एज अ टीम वो काफ़ी अच्छा खेल रही थी और काफ़ी डोमिनेटिंग कर रही थी और काफ़ी उनकी जो मैनेजमेंट थी वो काफ़ी अच्छी थी अगर हम उन दोनों की टीम्स की कंपेयरिंग करें। ऑल्दो ब्राज़ील के पास अर्ली चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, उनके पास बाद भी चांसेस आते हैं, पेनल्टी भी आई है उनके पास विद इन 10 मिनट्स जो कि उनके कीपर ने सेव की है। तो मेरे ख्याल से और अगर हम स्टैट्स की बात करें तो एक्चुअली भी जो था जो ब्राज़ील का था वो इट वाज 2.75, तो फेवर जो थी वो मेरे ख्याल से स्टैट्स हम देखते हैं तो वो ब्राज़ील के पास जाते हैं। लेकिन अगर ऑन द अदर हैंड हम ऑन स्कोर देखें तो नॉर्वे ने मेरे ख्याल से जिस तरह आउट क्लास किया ब्राज़ील को, और मेरे ख्याल से वो उस टाइम ही चाह रहे थे कि हम जो है वो मिड में रहते हुए बॉल डोमिनेट करेंगे। ओडेगार्ड, बर्ज, मेरे ख्याल से बड़ा गेम दे हैड और जिस तरह उन्होंने ये पूरी गेम चलाई है, दे वर सो डिसिप्लिन और सो काम विद द बॉल आउट ऑफ पोजीशन विद पोजीशन। मेरे ख्याल से नॉर्वे ने ये शो किया कि मतलब दे आर द रियल डार्क हॉर्स फॉर दिस टूर्नामेंट। नॉर्वे इज द रियल डार्क हॉर्स ऑफ दिस टूर्नामेंट सो फार, जैगम का ये कहना है। आयमन, आप क्या कहेंगे? आपने भी यकीनन मैच देखा होगा, एक्सपेक्टेड था कि नॉर्वे इस तरह से ब्राजील को डिफीट करेगा? जी अजीम, डेफिनेटली क्लोज मैच तो होना था, इस बात की इंडिकेशन थी मुझे, मगर नॉर्वे डेफिनेटली ओवर परफॉर्म कर गए। उनको सारी वजह उनकी टैक्टिकल मास्टरमाइंड है, उनके कोच, उन्होंने मिड ब्लॉक में अपने प्रेशर अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब किए, काउंटर अटैक्स को यूज़ किया। एक टैक्टिकल स्टेटमेंट होता है फुटबॉल में जिसको कहते हैं अटैक इज द बेस्ट डिफेंस, और सिमिलरली जो ब्राजील को इस टाइम नहीं मिल पाया कि वो अटैकिंग गेम प्ले दिखा सके, लेकिन नॉर्वे जो थी वो अपने चांसेस उन्होंने कन्वर्ट किए हैं, आगे बढ़ते रहे कॉन्स्टेंटली। पेनल्टी मिस, हाँ ठीक है, थोड़ा सा मिस हैप है, और रियली सेट फॉर नेमार एज वेल। इनका फुटबॉल का वर्ल्ड कप यहीं पे खत्म होता है जो इनका करियर है, और एक इंटरनेशनल ट्रॉफी इनके पास नहीं आ सकती है वर्ल्ड कप की, जो भी इनकी गोल्डन जनरेशन है। ओवरऑल अमेजिंग परफॉर्मेंस बाय नॉर्वे, एज आई सेड अर्लियर, अर्लिंग हैलेंड ही इज अ स्टार प्लेयर। इनको नहीं जरूरत पड़ती दूसरे की, ये खुद चार्ज करते हैं, बॉल के पास आते हैं, बॉल इनके पास खुद आती है, इनकी शॉट्स अच्छी हैं, एरियल थ्रेट्स इनके परफेक्ट हैं। आई मीन ही इज अ गाय ऑन अनदर लेवल, सो लेट्स सी हाउ फार ही कैन गो। ठीक है आफाक, जैसे भी एमन ने बोला कि अटैक इज द बेस्ट डिफेंस, कल हमने देखा कि ब्राजील की जानिब से अटैक किया गया, कुछ अच्छी उन्होंने शॉट्स ली, लेकिन जो गोलकीपर है नॉर्वेजियन नीलैंड, उन्होंने कल बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई। आउटस्टैंडिंग, मैं कहता हूँ उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। अच्छा, ऑन द अदर हैंड ब्राजील के कीपर की भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। कीपर्स कल दोनों ही बहुत अच्छा खेल रहे थे और बहुत अच्छा कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे ना ये चीज़ देखनी चाहिए कि मैनेजमेंट ने तो ठीक है मतलब बहुत अच्छा रोल प्ले किया है नॉर्वे की, क्योंकि वो एक प्लान से आए हुए थे। उन्हें पता था कि जो सेंट्रल डिफेंस है ना ब्राजील की, वो एक स्ट्रॉन्ग डिफेंस है, वो उनके ऊपर इतना हाई प्रेस नहीं करते थे, लेकिन जैसे ही लेफ्ट बैक राइट बैक के पास बॉल जाती थी तो वो वहां पे हाई प्रेस कर देते थे। दूसरा, पोजीशन वाइज तो कल नॉर्वे ने ब्राजील को मतलब आउट क्लास करके रख दी है ना, इतना मतलब पोजीशन वाइज उन्होंने उनको डोमिनेट किया है। अगेन नो डाउट कि उन्होंने अगर पैरेलल पासेस खेले हैं, जिस तरह से ब्राजील भी प्ले कर रही थी ना, मेरे ख्याल से नॉर्वे के पास और कोई चारा भी नहीं था, वो उनको बॉल वो रिलाई नहीं कर सकते थे कि उनको चांस देते ब्राजील को। विनीसियस बड़े जबरदस्त नजर आ रहे थे कल बहुत। मैं कहता हूँ वो बिल्कुल मैं एग्री करूंगा अभी जैगम की बात से, उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि जो चांसेस कन्वर्जन थी ना, मतलब जो चांसेस क्रिएटेड थे, इतनी ज्यादा चांसेस क्रिएट किए हैं ब्राजील ने शुरू में क्या मैच के एंड तक वो चांसेस क्रिएट करते रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मुझे थोड़ा सा लगता है कि उसने गलत कर दिया एंसेलोटी ने। इतना बड़ा कोच होने के बावजूद मुझे ना ब्राजील के पास टू बी ऑनेस्ट कोई प्लान बी नजर ही नहीं आया। अगर कैसेमीरो वगैरह मिडफील्ड पे कल मतलब पिछले मैच में उसे क्रैम्प्स वगैरह भी आ गए थे, वी कैन अंडरस्टैंड कि एज फैक्टर भी है उसका थोड़ा, अब 34 हो चुका है, वो उस तरह से नहीं अब कैरी कर सके टीम को कल। तो मुझे ब्राजील के पास कोई प्लान भी नजर ही नहीं आया। सिर्फ ये था कि वो काउंटर्स के ऊपर जा रहे थे, वो बॉल तो रख ही नहीं सक रहे थे ना, बिल्कुल नहीं रख सक रहे थे, लेकिन अगर वो काउंटर्स के ऊपर भी जा रहे थे ना, चांसेस वो क्रिएट बहुत अच्छे कर रहे थे। जो आपने पेनल्टी की बात की है, पेनल्टी के ऊपर मुझे लगता है वो नॉर्वे के डिफेंडर की तरफ से गलती हो गई थी, उसको स्लाइडिंग टैकल नहीं करना चाहिए था, क्योंकि कुनिया का फेस जो था ना वो टुवर्ड्स मतलब लेफ्ट आप कह लें कॉर्नर साइड था, वो थोड़ा सा भी एक टच लेके उसने बाहर ही जाना था, ये नहीं था कि वो उसी बॉल को ट्राई लेने लगा आप था। ये कह रहे हैं यहाँ पर तो नॉर्वे से चलें गलती हुई और ये टैकल नहीं करना चाहिए था और लेकिन वो पेनल्टी उन्होंने मिस कर दी। लेकिन जैकब दूसरी पेनल्टी मिस नहीं की जो नेमार को मिली, उस पेनल्टी से मुतल्लिक भी हमने देखा कि राय मुनकसिम है, लोग कह रहे थे कि वो नहीं बनती थी पेनल्टी।
बिल्कुल, जिस तरह वो मेरे ख्याल से शायद अगर मैं वो वाला जो मूवमेंट देख रहे थे तो उसमें जिस तरह उनका जो डिफेंडर आके हाई टैकल करके एल्बो यूज़ करता है तो माइट भी वो थोड़ा सा हार्श टैकल था, तो उस वजह से जो था जो रेफरी था उसने मेरे ख्याल से वो वीआर पे भी नहीं गया और उसने क्लियर कट जो थी वो पेनल्टी दी थी। अगर मैं टैकल की बात करूँ थोड़ा बहुत हार्श था और मेरे ख्याल से वो पेनल्टी थोड़ा सा बनता था कि वो ब्राज़ील को देनी चाहिए थी, लेकिन जिस तरह फिर नेमार ने आके कन्वर्ट किया उस पेनल्टी को, उससे पहले हम देखते हैं मूवमेंट्स बिटवीन गोलकीपर एंड नेमार, वो थोड़ा सा उनकी जो थोड़ी टेस्ट टॉक चल रही होती है, तो दैट वाज अ मूवमेंट, लेकिन स्टिल क्या कह सकते हैं, इट्स अ गेम। दोनों फॉर्म में थे ना, कीपर तो जाहिर है वो आप हाइपर हो जाते हैं जब आपने इतने अच्छे सेव्स किए हो, फिर कॉन्फिडेंस तो आ जाता है और फिर वो साइकोलॉजिकली आपने जब सुपीरियॉरिटी को अचीव करना है तो आप अगले को गुस्सा दिलाएंगे जब, तो फिर आगे ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं। आयमन, आप क्या कहेंगे? अभी जैसे आफाक भी बात कर रहे थे कि कोई प्रॉपर प्लान नजर नहीं आ रहा था ब्राजील के पास। हमने देखा कि उनके स्टार प्लेयर नेमार को इंट्रोड्यूस कराया गया लास्ट मिनट्स पे ऑलमोस्ट। ये अगर प्लेइंग 11 का हिस्सा होते स्टार्ट से ही तो आपको क्या लगता है कोई सिचुएशन मुख्तलिफ हो सकती थी? मैनेजरियल लेवल पे अजीम, जो ब्राजील की साइड से हमने देखा है, जो कार्लो आंसेलोटी जो करना चाह रहे थे, उन्होंने जो नॉर्वे की हमारी टैक्टिक्स थी उसको वो आउट प्ले कर रहे थे। वो अगर कुछ स्ट्रेटेजिक चेंज लेके आते हैं तो उन्होंने फॉरेन सॉल्यूशन ढूंढ के अपनी टीम को अंडर कंट्रोल करना था, और मेरे ख्याल से ये एक वजह जिसकी वजह से थोड़ा बैकफुट पे चले गए हैं। विनी जूनियर मैसिव प्लेयर हैं, उनकी एनर्जी बहुत अच्छी है, हमेशा क्राउड को हाइप अप करते रहते हैं। इजी होता है ऐसे प्लेयर्स के लिए दोबारा से एक गोल खा के मैच में कमबैक कर लेना, मगर कल का जो इनका पूरा जो सिस्टम इनका रहा है, पहले हाफ में तो ऐसी था कि जो ब्राजील है वो नॉर्वे को आउट प्ले करना चाह रही है, उनकी टैक्टिक्स को ओवरकम करें, जल्द ब जल्द अपनी टीम को सेट करें, लेकिन बात एग्जैक्टली वहीं पे आएगी दोबारा से कि इनके जो पेनल्टी टेकर्स हैं ये थर्ड एक्सपीरियंस थे इन बेस्ट पेनल्टी टेकर, और वो भी उन लोगों ने कोई एनालिसिस अपनी की भी नहीं जिसकी वजह से उनको दी हुई है। मेरे ख्याल से विनी जूनियर को आगे आना था, ज्यादा हाई प्रेशर एनवायरनमेंट में पेनल्टीज ले चुके हैं, तो इन सारी चीजों की वजह से आंसेलोटी अब लीड तो करें, लेकिन कासेमीरो जैसे प्लेयर्स इनके लास्ट मैच है, नेमार का लास्ट मैच है, ये लोग फेयरवेल करके जा रहे हैं फुटबॉल को, अभी MLS में शिफ्ट होंगे, इनके बड़े क्लब से कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहे हैं, तो एक सैड सिचुएशन तो बन गई है ब्राजील के फैंस और इनकी टीम के लिए, क्योंकि ये पूरी गोल्डन जनरेशन इसमें नेमार हो गया, मार्सेलो हो गया, कासेमीरो हो गया, ये लोग नहीं जीत सके हैं वर्ल्ड कप। ऑल्दो चैंपियंस लीग के इन्होंने टाइटल बहुत जीते हैं, लेकिन इंटरनेशनली इनकी अचीवमेंट वर्ल्ड कप तक नहीं आ पाई है। मगर ओवरऑल इस चीज को बिल्कुल भी गलत ना समझा जाए कि नॉर्वे की जो बॉडी लैंग्वेज इस वर्ल्ड कप में है वो टोटली डिफरेंट है। जैसे कि मैं पहले भी मेंशन कर चुका हूँ कि ऐसा नहीं लगता कि फैंस या सपोर्टर्स प्लेयर्स से अलग है और प्लेयर्स जो है वो फैन सपोर्टर्स से अलग है, और ये पूरी ग्राउंड फोर्स जो है ना प्लेयर्स को बहुत ज्यादा मोटिवेशन और एनर्जी प्रोवाइड करती है कि वो लड़ सकें इस एक मैच में। अभी आप गेम स्टाइल का जिक्र कर रहे हैं अयमन, नॉर्वे के कि इस बार नॉर्वे टोटल मुख्तलिफ स्टाइल में हमें नजर आ रही है। वो सिर्फ फैन सपोर्ट नहीं है बल्कि एक अपनी टेक्निक है जिसको वो यूज़ कर रहे हैं। स्पेशली हॉलैंड की जो स्टाइल है अगर हम बात करें, वो कुछ ज़्यादा भागते नज़र नहीं आते हैं, वो रिलैक्स खड़े हुए होते हैं अपनी पोजीशन के ऊपर, और आई गेस कि वो मसल मशीन है सही अपनी टीम के लिए। वो जैसे ही बॉल आता है, और वो जो कल भी उन्होंने सेकंड गोल किया, क्या वो शूट थी? डेफिनेटली अजीम ही वो स्प्रिंट करते हैं बहुत अच्छा, अगर आप उनकी ड्यूरेशन देखेंगे कि वो दूसरे डी से अपनी डी पे वो स्प्रिंट करके कितनी तेज आ रहे हैं काउंटर अटैक, तो आपको समझ आएगा कि बहुत सारे एक्सपीरियंस प्लेयर उनके साथ मैच नहीं कर सकता है। स्प्रिंट करते हैं और ये एक स्ट्रेटजी है। वो जो स्ट्राइकर है वो कल आपको डिफेंस में भी दिख रहे हैं, हालैंड जो है वो टोटली ये नहीं है कि वो मिडफील्ड से आगे खड़े हैं पासेस का वेट करें, ऐसा कोई चीज नहीं है। आई मीन लाइक ये बहुत ही वेल परफॉर्म प्लेयर है, टोटल एक अच्छा स्ट्राइकर है किसी भी टीम के लिए। नॉर्वे में ये जब से आए हैं, नॉर्वे की बॉडी लैंग्वेज, उनकी टीम की परफॉर्मेंस, उनकी गोलिंग रैली, अलग अलग इन्होंने रिकॉर्ड्स किए हुए, 7 गोल मार के आ जाते हैं कभी फ्रेंडलीज में, तो डेफिनेटली इस चीज को नॉर्वे ने यूटिलाइज किया इनके मैनेजमेंट में, इनके सपोर्टर्स ने, और इसी वजह से ये टीम आगे जा रही है। लेकिन बस एक जो मिसहैप है वो ये कि फ्रांस और नॉर्वे एक दूसरे के सामने आने, मैं ही चाहता कि दोनों टीमें फाइनल तक पहुंचे, बट हाउएवर इट इज, आई मीन ड्रॉस थोड़े से कुछ इसी तरह के ही होते हैं। तो अभी नॉर्वे की जो स्टोरी है वो अनरिटन है और ये अभी फिलहाल कंक्लूड नहीं होगा इंशाल्लाह ताला। लेट्स सी वेयर दे गो, लेट्स सी वेयर दे गो। आफाक, आप क्या कहेंगे हालैंड की प्लेइंग स्टाइल की जब हम बात कर रहे हैं, तो बड़े ही शानदार फॉर्म में नजर आ रहे हैं। क्या लग रहा है कि इस वर्ल्ड कप में वाकई डार्क हॉर्स साबित कर सकते हैं नॉर्वे को? ये साबित कर सकते हैं, वो ऑलरेडी साबित कर चुके हैं मेरे ख्याल में, आगे क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल के लिए। हाँ नहीं, सेमीफाइनल तक अगेन मतलब अगला मैच जो है ना अगेन उनका काफी टफ है अगेंस्ट इंग्लैंड,
उस मैच में दोबारा से ये चीज देखनी होगी। लेकिन जहां तक बात हम हालैंड की कर रहे थे ना, डार्क हॉर्स तो नो डाउट नॉर्वे और कोलंबिया, इन दो टीमों से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जो नॉर्वे की परफॉर्मेंस जा रही है ना, वो मेरे ख्याल में वो कोलंबिया से भी ऊपर जा रही है। और उनके मैनेजर ने जो एक मूव वो खेल लिया हुआ है कि फ्रांस वाले, बड़ा क्रिटिसाइज उनको किया जा रहा था कि फ्रांस वाले मैच में अपने 10 प्लेयर्स बेंच कर दिए, प्लेइंग 11 में से 10 प्लेयर्स बेंच किए हैं। उन्होंने मेरे ख्याल में एक आउटस्टैंडिंग मूव खेला हुआ है। वो चाह ही नहीं रहे थे कि मेरी टीम पे साइकोलॉजिकल एक प्रेशर है। उनको नजर आ रहा था फ्रांस जो है पूरे टूर्नामेंट की सबसे बड़ी टीम है, अगर यहाँ पे मैं अपनी पूरी टीम खिला देता हूँ, नो डाउट हालैंड उसमें भी मे भी 1-2 गोल मार देते, लेकिन फ्रांस ने तो इन्हें गोल मारने ही मारने थे। तो वो नहीं चाह रहे थे कि ग्रुप स्टेजेस के ऊपर ही मेरी टीम पे कोई साइकोलॉजिकल प्रेशर आए। मैं जो अपने मेरे ये स्टार्टिंग के बंदे हैं, इनको मैं इसी तरह से लेके आगे चलना चाह रहा हूँ कि इनको लगे कि दे आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड। अब मैं बात करता हूँ हालैंड की, जो हालैंड के स्प्रिंट की हम बात कर रहे थे, पहले भी मैंने कहा है, मैं अगेन आज कहूंगा, मैं उस बंदे को मान गया हूं, ही इज बाय फार द बेस्ट नंबर 9 इन द वर्ल्ड। जो बेस्ट नंबर 9 होता है ना, उसको पता होता है कि उसने अपनी एनर्जी को बचा के रखना है। जो आप बात कर रहे हैं ना कि हालैंड इतना तेज नजर, उसे पता होता है मैंने ना अपनी, अब गैब्रियल जो है ना, वो वन ऑफ द बेस्ट सेंट्रल मिडफील्डर है। मार्किनस जो है चैंपियंस लीग विनर है, वन ऑफ द बेस्ट सेंट्रल मिडफील्डर है। दोनों इस टाइम पे थे, दोनों ने हालैंड को मार्क करके रखा हुआ था और बहुत अच्छे तरीके से मार्क करके रखा हुआ था। इसीलिए हालैंड ना तो कोई एग्रेसिव हो रहे थे, ना ही वो कोई एक्स्ट्रा मूवमेंट करने की कोशिश कर रहे थे। वो सिर्फ ढूंढ रहे थे कि मुझे कहीं पे चांस मिल जाए, और वहां पे मैं जब चांस मिला फिर उन्होंने साबित किया कि वो वाकई इस वक्त वन ऑफ द बेस्ट नंबर 9 है। हम बात कर लेते हैं जी अब मैक्सिको और इंग्लैंड के मैच से सबसे पहले दोनों टीमों की फॉर्मेशन देखते हैं। 3-2 से इंग्लैंड ने ये मैच जीता है और मैक्सिको हमें 4-3-3 की फॉर्मेशन के साथ नजर आई जी। इंग्लैंड हमें 4-2-3-1 की फॉर्मेशन के साथ नजर आई। मैक्सिको 67% बॉल पोजीशन, इंग्लैंड 33% बॉल पोजीशन। जैगब, मैं आपसे स्टार्ट करना चाहता हूँ, ये भी दिलचस्प मैच हुआ कल और मैक्सिको ने पूरी जान मारी कि वो ये मैच जीतें। बिल्कुल, जिस तरह हम कल डिस्कस कर रहे थे कि मैक्सिको को हम सब ने फेवरेट्स इस टाइम मैच में करा दिया था कि उनके पास जितने एडवांटेजेस हैं इस मैच को देखते हुए, तो हम मैक्सिको कह रहे थे। और जिस तरह वो खेलते हुए आ रहे हैं विदाउट कंसीडिंग अ गोल और सारे के सारे मैचेस विन कर रहे थे, तो इसमें मैक्सिको को डेफिनेटली इस मैच में एज था इंग्लैंड से। लेकिन आई थिंक इंग्लैंड को जब वो स्क्वाड अपना लेकर आए हैं टुचल, और जिस तरह उन पर तनकीद हुई थी कि दे आर वो जो अपना स्क्वाड लेकर आ रहे हैं वो सारा मोस्टली थोड़ा फिजिकल और ऐसे प्लेयर्स लेकर आ रहे हैं जो कि ऐसी जो कंडीशंस थी उसमें परफॉर्म कर सकें। तो मेरे ख्याल से टुचल की जो स्क्वाड सिलेक्शन थी वो मेरे ख्याल से इस टाइम वो साबित हुई है कि वो बिल्कुल ठीक थे। ओवरऑल मैच की अगर हम बात करें तो मेरे ख्याल से इस मैच में जो डिफरेंस मेकर था मेरे ख्याल से बेलिंगम था। ही वाज ऑल ओवर द पिच और जिस तरह वो आगे कंट्रीब्यूशंस कर रहे थे डिफेंसिव और अटैकिंग वाइज, और जिस तरह उन्होंने 2 गोल्स निकाले हैं, मेरे ख्याल से उनको रीड करना जो था ना वो थोड़ा सा महंगा पड़ गया है फॉर मैक्सिको प्लेयर्स के, वो उनको रीड नहीं कर पाए। और बेलिंगम ने जिस तरह वो 2 गोल्स निकाले शुरू में विद इन 30 मिनट्स, लेकिन उसके बाद हम फिर ये भी देखते हैं कि मैक्सिको ने जिस तरह कमबैक किए फर्स्ट हाफ के एंड में, दे हैड 4 चांसेस, लेकिन वो पिकफोर्ड मेरे ख्याल से उसको भी हमें इक्वली उतनी क्या कहते हैं अच्छा, मतलब उनको कहना चाहिए कि जिस तरह उन्होंने बिल्कुल वो अच्छी फॉर्म में भी हमें नजर आए। अच्छा अयमन, आप क्या इस हवाले से कहेंगे, जैसे कुछ फुटबॉल एनालिस्ट का ये मानना था कि इंग्लैंड भी कोई थ्रू आउट दिस सीजन सो फार इतनी कोई इंप्रेसिव फुटबॉल खेलते हुए नजर नहीं आ रहे थे, जैसे कॉन्गो के अगेंस्ट भी हमने देखा कि वो स्ट्रगल कर रहे थे। अभी उन्होंने ये जो मैच जीता है और फिर 10 खिलाड़ी होने के बावजूद मैच जीता है, आपको क्या लग रहा है कि अब इंग्लैंड का कमबैक हुआ है इस सीजन में, ये कह सकते हैं हम? अच्छी परफॉर्मेंस है ओवरऑल। गोल्डन की साइड से देखें, लेफ्ट विंग राइट विंग अच्छे तरीके से कनेक्ट हुए हैं। बेलिंगम अच्छे टैप इन किए। इनका नेचुरल गेम भी इसी तरह के होता है। रियल मैड्रिड पे जब ये खेलते हैं तो इनको अटैकिंग मिडफील्डर पे यूज किया जाता है। लॉन्ग शॉट्स अच्छी लेते हैं, पासेस लेन निकाल लेते हैं, और ये इनके टैप इन भी परफेक्ट हैं। अक्सर आपको भागते हुए आएंगे, हेड मारेंगे या टैप इन करेंगे, गोल कर देंगे। तो प्रेजेंस ऑफ माइंड की बात है, जूड बेलिंगहम मेजर डिफरेंस है। इंग्लैंड अच्छा चांस है इन लोगों के पास आगे बढ़ने के लिए। मैक्सिको की टीम ठीक है, गुड परफॉर्मेंस बाय देम एज वेल। बहुत ज्यादा उनके चर्चे थे कि ये क्वार्टर फाइनल या सेमीफाइनल में टीम जो है, टीम स्ट्रेंथ, इनका स्टाइल ऑफ प्ले इनको आगे ले जा सकता है। लेकिन देन अगेन हैरी केन है या जूड बेलिंगहम है, हैरी केन खास तौर पे ये बहुत ज्यादा ट्रॉफी हंग्री हैं। इनको जब इनका करियर जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, इनके पास ट्रॉफी काउंट कम है, तो ये लोग बहुत इस टाइम पे अपनी जान देंगे कि ये लोग वर्ल्ड कप में आगे से आगे जा सकें। ओवरऑल थॉमस टुशेल भी है, उनको पता है कि किस तरीके से मैंने रेड कार्ड के बाद शिफ्ट करना था, तो वो ज्यादा डिफेंसिव साइड पे आ गए। गेम बहुत अटैकिंग प्ले से स्टार्ट हुआ था। तो ओवरऑल बहुत बैलेंस परफॉर्मेंस इंग्लैंड की। आई मीन ऑब्वियसली मैक्सिको ने उनको चेस करने दिया गेम, वो सारा टाइम वो चेस करते हैं, लेकिन बेलिंगहम के जो 2 गोल्स थे ये ऑब्वियसली गेम चेंजर थे पूरी सिचुएशन के लिए।
आफाक, आप क्या कहेंगे? ये भी इंटरेस्टिंग मैच हुआ और मैक्सिको के चांसेस थे, वो जीत सकते थे इस मैच को। अच्छा, मेरी प्रिडिक्शन और एक्सपेक्टेशंस दोनों ही यही थी कि इंग्लैंड जो है ये वाला मैच जीत जाएगी, लेकिन अगेन मैक्सिको ने क्योंकि कोई गोल ही कंसीड नहीं किया हुआ था और शुरू में एक प्रेशर आ जाता है, अगर आप शुरू में गोल कंसीड कर लो तो पूरे वर्ल्ड कप में अभी तक आपकी जर्नी ऐसे चल रही है कि आपने गोल कंसीड नहीं किया हुआ है और बैक टू बैक 2 गोल्स विद इन द स्पैन ऑफ 2 मिनट्स आप कंसीड कर लें तो थोड़ा सा आपके ऊपर प्रेशर तो आ जाता है। अगेन मुझे ये लग रहा है कि कल इंग्लैंड डिडंट प्ले वेरी गुड फुटबॉल, लेकिन दे वर वेरी स्मार्ट और वो अगेन वो टुचल की वजह से ही है कि टुचल ने मतलब इस तरह के गेम प्लान उनको दिया था कि वो प्लेयर्स जो है ना वो ये सारे बड़े प्लेयर्स हैं, सारे बड़े क्लब के प्लेयर्स हैं, तो जो इतने बड़े प्लेयर्स होते हैं ना उनको ना फिर एग्जीक्यूशन में इतना प्रॉब्लम नहीं आता है अगर उनके पास अच्छा मैनेजर हो तो। हाँ, जो यंग प्लेयर्स होते हैं जो कोई इतने अच्छे क्लब्स के नहीं इतना कंपेटिटिव फुटबॉल नहीं खेल रहे, कंपेटिटिव तो खेल रहे होते हैं लेकिन बड़े क्लब्स के नहीं होते हैं, तो उनसे ना मैनेजर्स को थोड़ी एग्जीक्यूशन की प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन ये टुकल के लिए बड़ी अच्छी चीज है कि उनके पास ना एक स्क्वाड अच्छा है, लेकिन इट माइट बी लिटिल बोल्ड टू से दिस, लेकिन मुझे लगता है कि अभी तक ना केन और बेलिंगम जो है ना वो इंग्लैंड को कैरी कर रहे हैं और वही दो जो है वो टीम को आगे लेके जा रहे हैं। इवन तो राइस भी जो है वो उस तरीके से परफॉर्म अभी तक नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अगेन क्योंकि इंग्लैंड के पास बड़े नाम है तो ये ऐसे लेकिन आफाक, कभी वो जेरल कॉन्सा को भी रेड कार्ड हुआ, ये कितना इम्पैक्ट करेगा इस टीम की परफॉर्मेंस पे? और फिर क्वार्टर फाइनल में ऑब्वियसली नॉर्वे के साथ मुकाबला होगा। वो करेगा, फॉर श्योर करेगा, क्योंकि देखिए पहले भी उन्हें इंजरी हुई थी, वो पिछले मैच में इसी वजह से हम लोगों ने देखा कि कैसे इंग्लैंड ने सफर करना स्टार्ट किया था और अगला मैच तो इनका नॉर्वे के साथ है, लेकिन ना वो मैच बड़ा अच्छा होगा क्योंकि नॉर्वे ने ना कल हमने देखा कि कल ना उन्होंने मिड से बड़ा डोमिनेट किया है, लेकिन इंग्लैंड ऐसी टीम है कि इनकी ना मिडफील्ड बहुत स्ट्रांग है, ये उन्हें पोजीशन वाइज इतना इजीली डोमिनेट नहीं करने देंगे। तो पोजीशन वाइज अगर नॉर्वे डोमिनेट नहीं करेगी, फिर काउंटर के ऊपर जब वो जाएंगे ना, तो फिर जो पहले आप बात कर रहे थे ना कि नॉर्वे वो हालैंड की इतनी स्प्रिंट्स नजर नहीं आएंगे, इतना तेज नहीं खेल रहे थे, तो जब आप काउंटर अटैक पे जाते हैं ना फिर आपके स्ट्राइकर की स्प्रिंट्स भी लगती हैं। अब जब हालैंड को बार बार स्प्रिंट करना पड़ेगा ना तो फिर बंदा एग्जॉस्ट भी होता है। अब जब बंदा एग्जॉस्ट होता है तो फिर वो किस तरह से 90 मिनट्स तक अपने मोमेंटम को कैरी करेंगे और काउंटर के ऊपर वो कितने गोल उनको कर सकेंगे। अगेन उसमें कोई शक तो नहीं है कि हालैंड गोल करेगा या नहीं करेगा, लेकिन थोड़ा सा टफ होगा जब ये मिड से डोमिनेट नहीं कर पाएंगे तो। बिल्कुल। अच्छा, आप क्या कहते हैं इस हवाले से जैगम के हिमेंस बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस उन्होंने दिखाई थ्रू आउट वर्ल्ड कप और अभी क्विनोन्स ने भी, इन दोनों प्लेयर्स ने मैक्सिको की तरफ से एक एक गोल भी स्कोर किया, तो ये क्यों जीत नहीं सके? क्यों आपको लग रहा है कि कहाँ पर गलती की मैक्सिको की जब हम बात करते हैं स्पेशली, और फिर जब आप इस कॉन्फिडेंस के साथ आ रहे हो कि अभी तक नाकाबिले शिकस्त हो, आपके पास होम टाउन का भी एडवांटेज हो? अच्छा, मुझे लगता है कि अगर मैं मैच 60 मिनट तक देखता हूँ तो मैक्सिको देवर प्लेइंग रियली गुड फुटबॉल, लेकिन हम जैसे ही देखते हैं कि रेड कार्ड होता है इंग्लैंड के प्लेयर्स को और जब टुचल जो होता है वो अपने 3 सब्स्टिट्यूशंस करते हैं जिसमें सेंटर बैक्स को वो इंट्रोड्यूस कराते हैं अपने फॉरवर्ड्स को सब आउट करके, तो उसके बाद मैंने देख रहा था कि जो मैक्सिको एज अ टीम जो थी वो काफ़ी सफ़र कर रही थी, वो बस वाइड से एरियल थ्रेट्स दे रही थी, लेकिन वो इतने क्लिनिकल साबित नहीं हो पा रहे थे कि जो इंग्लैंड जो थी चूँकि वो लो ब्लॉक खेल रही थी उस टाइम पे 4-4-1 पे थे, तो वो मतलब मेरा नहीं ख्याल कि वो आखिरी 20 मिनट से जो थे वो मैक्सिको के हक में जा रहे थे। इंग्लैंड को पता था कि अभी हमने डिफेंसिव रहना है, उनके पास लीड थी 3-2 की और वो बस उनका और ऑल्दो 90 के बाद उनके पास 10+ मिनट्स एक्स्ट्रा भी आ जाते हैं, लेकिन वही बात है कि वो मैक्सिको के लिए टाइम काफ़ी नहीं था और इंग्लैंड को मेरे ख्याल से इस टाइम हमें जो है टुचल को द वे ही हैज़ परफॉर्म्ड इन दिस कैंपेन। ठीक है अयमन, आपका क्या तज्जिया इस हवाले से, स्पेशली जो रेड कार्ड हुआ जेरल कॉन्सा को, कितना स्ट्रगल करना पड़ेगा अपकमिंग मैचेस के लिए इंग्लैंड को? जी, इनके पास एक रिप्लेसमेंट है, इनके रीस जेम्स हैं जो इनके पास डिफेंडर है। ऑब्वियसली इंग्लैंड के पास डिफेंडर कम है इस टाइम पे इनके बेंच पे, मगर ऐसी सिचुएशन में थॉमस तुशेल जो है प्रॉबेबली किसी डिफेंसिव मिडफील्डर को भी इनकी पोजीशन पे जा सकते हैं जो कि राइट बैक है, तो confirm कि you know he's gonna find a better replacement for him. As for the player, I don't think इनकी performance ऐसी कुछ रही कि टीम को बहुत hurt होगा. Obviously under 5 इनकी rating है 5.7 to be exact. But they have Reece James जो Chelsea से उनका exposure भी high है, so he's gonna be a pretty good replacement for him. अच्छा आफाक, मैं चाहता हूँ कि एक बात की जा रही थी एल्टीट्यूड की इस मैच से मुतल्लिक, हाई एल्टीट्यूड जो पॉइंट है मैं चाह रहा हूँ उस पर भी डिस्कशन की जाए, आसान ज़बान में अगर समझाया जाए हमारे व्यूवर्स को भी या उन लोगों को भी कि जो फुटबॉल इतना नहीं देखते हैं, कि इस मैच में ये ऐसी क्या मुख्तलिफ चीज़ थी और उसके क्या असरात थे?
पहले भी हम लोग ये होम एडवांटेज की एक बात करते होते हैं ना, अदरवाइज दो तो होम कंट्रीज ऑलरेडी बाहर हो गई हैं और आज यूएसए का मैच है, उस पर भी हम आगे चल के बात करते हैं, वो पॉलिटिक्स तो उसमें भी इन्वॉल्व हो रही है। लेकिन होम एडवांटेजेस ना बेसिकली यही होते हैं कि आप ना अपने ग्राउंड्स में खेलने के आदी होते हैं। अब पाकिस्तान की आप एग्जांपल ले लें, पाकिस्तान में नॉर्थ एरियाज भी हैं और हमारे पास साउथ के एरियाज भी हैं और नॉर्मल ये पंजाब वगैरह के एरियाज भी हैं। तो अब जो हाई एल्टीट्यूड के मैचेस होते हैं ना वो किसी ऊपर वाले एरिया में होते हैं। अब इंग्लैंड के प्लेयर्स जो है ना वो इतने यूज टू नहीं होते हैं इन एरियाज में, आप कह लें कि हाई एल्टीट्यूड के एरियाज पे खेलने में। इवन तो इनके जो मोस्टली प्लेयर्स भी है ना, वो जो लीग्स भी खेल रहे होते हैं ना, वो अपने ही मतलब इंग्लैंड से रिलेटेड ही उनका एनवायरनमेंट होता है, तो वो एक ही तरह के एनवायरनमेंट में खेलने के ना, एटमॉस्फेयर में खेलने के आदी होते हैं। लेकिन ये जो चीज होती है ना, ये ऑब्वियसली हाई एल्टीट्यूड के ऊपर ऑक्सीजन लेवल भी थोड़ा सा डिफरेंट होता है और ये सारी चीजें भी मैटर करती हैं। तो प्लेयर्स को तो एक छोटी छोटी, इतने जब आप प्रोफेशनल लेवल पे खेल रहे होते हैं ना, तो छोटी छोटी चीजें जो है ना वो प्रॉपरली मतलब ये बड़ा मैटर कर रही होती हैं। लेकिन हेड्स ऑफ टू इंग्लैंड टीम, और अगेन मैं टुचल की जितनी मतलब तारीफ की जाए कम है। देखिए, दो तरह के मैनेजर्स होते हैं। एक मैनेजर वो होता है जो चाहता है कि मैं ना मतलब बाद में ना बात मेरे पे ना आए, अगर लेट से मेरी टीम हार जाती है तो बात मेरे पे ना आए, मैं ना सेफ रह के खेल। वो हमने एग्जांपल देखी है एंसेलोटी की। नो डाउट मैं बहुत बड़ा फैन हूं नेमार का, मैं चाह रहा था नेमार वर्ल्ड कप में कुछ बहुत अच्छा करे, नेमार ये करे, नेमार वो करे। नेमार की जगह ही नहीं बनती थी टीम में। नेमार को कल भी अगर उन्होंने डाला है तो नेमार के आने के बाद नॉर्वे ने 2 गोल किए। क्यों? क्योंकि नेमार ड्रॉप ही नहीं कर पा रहे थे, ना वो हाई प्रेस कर पा रहे थे। सही। अब इधर बात करते हैं हम टुचल की। टुचल ने ये किया, टुचल ने सारा एक कह लें कि रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले ली है। उन्होंने मैग्वायर को नहीं लेके आए, वो फॉर्डन को नहीं लेके आए, वो अवाम अभी तक उनको क्रिटिसाइज कर रही है। इतने बड़े बड़े क्लब्स के वो प्लेयर हैं, राइवल क्लब्स हैं वो आपस में इंग्लैंड के, लेकिन वो कह रहे ठीक है मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हार जाएगी टीम तो मुझे कर लेना, बातें जितनी करनी है। लेकिन अभी तक वो इस टीम से परफॉर्मेंस निकाल रहे हैं क्योंकि इनके प्लान्स में ये लोग थे। तो ये आपने बिल्कुल इंपॉर्टेंट बात की है। आई गेस एट द एंड जो टीम को खिलवा रहे हैं कोच, जाहिर है उनकी भी स्ट्रैटेजी ज़्यादा भी है, क्योंकि ज़्यादातर तो ये वही लोग होते हैं कि जो अपनी प्राइम में फुटबॉल खुद खेल कर आए हुए होते हैं, तो ये वो एक्सपीरियंस भी फिर साथ साथ मैटर करता है। अब चूंकि क्वार्टर फाइनल की भी शक्ल वाजे होना शुरू हो गई है, अभी 4 टीमें तो फाइनल हो चुकी, फ्रांस, मोरक्को, नॉर्वे, इंग्लैंड जो क्वार्टर फाइनल में टकराने जा रही हैं। तो आई गेस नॉर्वे और इंग्लैंड की बात करेंगे जो अगला इंपॉर्टेंट क्वार्टर फाइनल होने जा रहा है। जैगम, आप क्या कमेंट करेंगे, कितना बड़ा ये मैच होने जा रहा है और इस मैच में इंग्लैंड को क्या करना चाहिए और नॉर्वे को क्या करना चाहिए? अच्छा, मुझे लगता है कि जिस तरह अफाक ने थोड़ा सा इस मैच के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि नॉर्वे को हम इसमें देखेंगे माइट भी वो थोड़ा काउंटर अटैकिंग गेम करें, वो थोड़ा लो ब्लॉक गेम खेलें। लेकिन मुझे लगता है कि मैं थोड़ा सा उनकी बात से डिसएग्री करूँगा कि मुझे लगता है कि कल वाला मैच जिस तरह हुआ, ऑल्दो ब्राज़ील के पास होल्डिंग इतनी स्ट्रॉन्ग मिड नहीं थी, लेकिन मुझे लगता है कि नॉर्वे के पास वो पूरी इस टाइम में मिड है ओडेगार्ड की सूरत में और बर्ड्स की सूरत में कि वो थ्रू मिड जो है वो अपनी गेम चला सकती है और बॉल होल्ड कर सकती है। डेफिनेटली इंग्लैंड के पास ज़्यादा इस टाइम बेंच की स्ट्रेंथ है और जो उनके की प्लेयर्स हैं उनकी एज अ मिड ओवरऑल टीम वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन मुझे लगता है कि इंग्लैंड को मैं देखना चाहूँगा कि वो आगे सेमीफाइनल्स में जाएं, ऑल्दो ये काफ़ी क्लोज मैच होने वाला है और मुझे लगता नहीं कि नॉर्वे इज एन इजी ऑपोनेंट। क्लोज मैच होने वाला है। आफाक, आप क्या कहेंगे इस हवाले से, ये क्लोज मैच होगा या आपको लगता है टीम डोमिनेट करेगी? नहीं, डोमिनेशन तो इसमें मुझे बिल्कुल नहीं नजर आ रही है। मुझे भी यही लग रहा है कि ये ना काफी क्लोज मैच होगा। और अगेन मैं मतलब अगेन हर बंदे का अपना पॉइंट होता है। जैगम का पॉइंट बिल्कुल, आई रिस्पेक्ट दैट पॉइंट, लेकिन मुझे अगेन यही लगता है कि जो पोजेशन वाइज या मिडफील्ड, स्पेशली मिडफील्ड वाइज है ना, वो इंग्लैंड के पास ज्यादा चांसेस है डोमिनेट करने के। लेकिन अगेन हालैंड के बारे में आप कुछ कह ही नहीं सकते हैं भाई, अगर उसने 2 गोल कर दिए तो आप कहाँ उतारेंगे पूरे मैच में 2 गोल? तो वो नॉर्वे जो है वो मतलब अच्छे हैं, लेकिन कल मैंने देखा कि इन्होंने ना थोड़ा सफर किया है। कल इनके कीपर ने बड़ा आउट परफॉर्म कर दिया और सेव्स बड़े अच्छे कर दिए, तो इस वजह से वो लोग गोल नहीं कर पाए हैं ब्राजील वाले नहीं। लेकिन इंग्लैंड वाले जो है हैरी केन वगैरह, ये लोग इस तरह के चांसेस मिस नहीं करते। दिस वुड बी अ क्लोज मैच। मैं मतलब मुझे समझ नहीं आ रही इस मैच में क्या प्रेडिक्शन दूं, क्योंकि हर दफा मैं ना हर वर्ल्ड कप में इंग्लैंड को सपोर्ट करता होता था, तब से जब वो जेरार्ड, लैम्पार्ड वगैरह का दौर था, लेकिन ये कुछ करते नहीं थे वर्ल्ड कप में। इस वर्ल्ड कप में अभी तक तो ये अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अभी आफाक इनका अगर हेड टू हेड हम देखें, जो इनका प्रीवियस रिकॉर्ड है उसमें 2 बार ये दोनों टीमें आमने सामने आ चुकी हैं, 2012 और 2014 में, और दोनों बार इंग्लैंड जीता है। हाँ जी, इंग्लैंड की टीम असल में स्ट्रांग है ना। इंग्लैंड की टीम हमेशा से ही स्ट्रांग रही है। यही तो इंग्लैंड से गिले ही तो ये रहता है कि इंग्लैंड की टीम हमेशा से एक हिस्ट्री की वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम रही है। स्पेशली आप 2000s की एरा की बात कर लें या लेटर 1990s की भी बात कर लें, बड़ी एक स्ट्रॉन्ग टीम रही है। लेकिन ये वर्ल्ड कप में आके उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, और ये मतलब कोई भी एक ऐसा मैच कोई बुरा खेलते हैं और हार के बाहर हो जाते हैं।
तो यहाँ पे मैं इसलिए कह रहा था कि ये मैच जो है ना बड़ा अच्छा मैच होगा। और कल के दिन में ना, टू बी ऑनेस्ट, आई फेल इन लव विद हालैंड। ये जिस तरह परफॉर्म कर रहा है, मैं नहीं चाहूंगा आपको कि इतना जल्दी बाहर हो। मेरा तो दिल कर रहा है वो गोल्डन बूट जीते। आप, मुझे अच्छा लग रहा है फाक, आपने चेंज की है अपनी जो प्रायोरिटीज हैं। लेट्स सी कहाँ तक जाते हैं जी हॉलैंड। अच्छा आयमन, आपके कमेंट्स इस हवाले से, अभी हम क्वार्टर फाइनल्स की बात कर रहे हैं, तो इंग्लैंड वर्सेस नॉर्वे, आप किस टीम को अच्छी तगड़ी पोजीशन में देख रहे हैं? नॉर्वे को डेफिनेटली, नॉर्वे को अजीम, उसकी हिस्ट्री एक हमारी है, नॉर्वे और इंग्लैंड जितने बार भी इन्होंने ऑपोजिट खेला है, मगर इस टाइम पे नॉर्वे की टीम एक स्लाइटली स्ट्रॉन्गर ग्रुप ऑफ प्लेयर्स है। तो मैं ये समझता हूँ कि नॉर्वे की जो ओवरऑल परफॉर्मेंस भी अगर कंपेयर की जाए तो आप देख सकते हैं कि नॉर्वे की फॉर्मेशन है, उनकी मूवमेंट्स है बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजिक है, इन सिंक्ड है प्लेयर्स आपस में। और इंग्लैंड जो है कहीं ना कहीं कोई पीछे रह जाता है, कोई लेट आ रहा होता है। सो आई एम गोना स्टिक विद नॉर्वे फॉर श्योर। आई मीन आई डू एक्सपेक्ट देम टू बी इन द फाइनल्स, लेकिन फिर वही बात है कि हमारे ड्रॉज जो हैं वो फ्रांस से मैच हो जाएंगे। ठीक है, और इसमें क्या स्ट्रैटेजी आपको लगता है अपनानी चाहिए? अयमन, आपका एनालिसिस इस हवाले से क्या कहता है? इंग्लैंड को क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए और नॉर्वे को क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए? इंग्लैंड के पास अच्छी स्ट्राइकिंग फोर्स है, उनके पास अटैकिंग प्लेयर्स अच्छे हैं काफ़ी, उसको वो यूटिलाइज करेंगे। ऑब्वियसली जैसे मैच स्टार्ट होगा, टेम्पो बिल्ड करने के लिए उनकी ज़्यादा अटैकिंग परफॉर्मेंस रहेगी। वो कोशिश करेंगे कि दे रन टूवर्ड्स द गोल मोर ऑफन। नॉर्वे के साथ दे कैन काउंटर दोज अटैक्स, दैट्स अ फ्रीकिंग प्रॉब्लम। आई मीन वो उसको लड़ सकते हैं उससे, क्योंकि प्लेयर्स जो हैं, अगर आप उनकी फिजिकलिटी भी देखें, ज़्यादा लंबे हैं, ज़्यादा ताकतवर हैं, स्टेमिना उनका पार्क से बाहर जा रहे हैं। मतलब कोई भी बंदा ऐसा नहीं दिखता जो आपको जिसकी सांस नहीं आ रही हो, ही इज गैस्ड आउट, कि उनकी सांस रुक रही है। एंड दे कैन डू 90 मिनट्स क्वाइट इजीली एंड दे आर हैप्पी बाय द एंड ऑफ द 90 मिनट्स टू दे कैन गो ऑन फॉर अनदर 90 मिनट्स। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए नॉर्वे इज माई टॉप फेवरेट। नॉर्वे क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड के अगेंस्ट फेवरेट है, लेकिन देखते हैं इंग्लैंड भी एक तगड़ी पोजीशन में नज़र आ रही है। डेफिनेटली एक अच्छा मुकाबला देखने को मिलेगा। अभी हम ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर अपकमिंग मैचेस से मुतालिक बात करेंगे और कुछ जो मेजर अनाउंसमेंट्स हैं फुटबॉल फैंस के लिए वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए स्पोर्ट्स ऑन। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी, और अब क्वार्टर फाइनल के जो अगले मैचेस होने जा रहे हैं उससे मुतालिक बात करेंगे। सबसे बड़ा मैच होने जा रहा है इस सीज़न का, और वो होने जा रहा है पुर्तगाल वर्सेस स्पेन। मैसिव फैन फॉलोइंग है और ज़ाहिर है स्टार प्लेयर्स हैं दोनों टीमों में। पुर्तगाल की स्पेशल अगर हम बात कर रहे हैं तो रोनाल्डो ऑब्वियसली अब अनाउंस भी कर चुके हैं कि दिस गोना बी हिज लास्ट वर्ल्ड कप सीज़न। इस हवाले से भी बात करते हैं। तो सबसे पहले जैगा मैं चाहूँगा कि आप इस हवाले से बात करें, क्योंकि आप रोनाल्डो फ़ैन हैं, तो आपके तासुरात क्या हैं? मेरे इस मैच को तासुरात लेके काफ़ी थोड़े से इस टाइम अगेंस्ट स्पेन थोड़े से मैं ज़्यादा हूँ कि माइट भी हम ये देख सकते हैं कि रोनाल्डो का लास्ट मैच हो सकता है फॉर इंटरनेशनल कैरियर। लेकिन थोड़ा सा मैं होपफुल भी हूँ कि मतलब अगर हम ऑन पेपर्स देखते हैं तो प्लेयर्स दोनों के पास अच्छे हैं। डेफिनेटली हम जो जितना भी कैंपेन अभी तक वर्ल्ड कप की चल रही है उसमें पोर्चुगल की जो मिडफील्ड है वो अभी तक उस तरह अलाइन नहीं हो पा रही। ऑन द अदर हैंड स्पेन को देखें एज अ टीम वो काफ़ी अच्छा खेल रही है। तो मेरे ख्याल से अगर हम इस दोनों मैच को अगर थोड़ा सा कंपेयर करें तो इट विल द बैटल ऑफ मिडफील्ड कि कौन सी टीम जो है वो मिड स्ट्रॉन्ग रखती है और उस ट्रांजिशंस में रहते हुए जो है वो अच्छा परफॉर्म करेगी। ऑल्दो जो पोर्चुगल की एक वीकनेस मुझे लग रही है इस मैच में वो यही है कि वो काउंटर अटैक जो है ना, वो जो क्विक ट्रांजिशंस होंगी स्पेन की, वो किस तरह को हैंडल करती है। लेकिन ऑल्दो आई एम स्टिल होपिंग कि पोर्चुगल ये मैच जीते, और एंड आई एम होपिंग कि रोनाल्डो विल स्कोर वन मोर नॉकआउट गोल और 3-2 फॉर पोर्चुगल। आफाक, आप क्या कहेंगे? बड़ा मैच होने जा रहा है पुर्तगाल वर्सेस स्पेन। स्पेन ने क्लीन शीट को बरकरार रखा है, और आपको क्या लगता है स्पेन रोनाल्डो को रोक पाएगा या रोनाल्डो उनका स्पेन का रिकॉर्ड ख़राब करेंगे? हाँ जी, दिस विल बी अगेन हम वो बात करते हैं कि दिस विल बी अ मैच टू वॉच ऑफ राउंड ऑफ 16। तो मेरी मतलब प्रेडिक्शंस तो यही है कि स्पेन जो है वो ये मैच जीत जाएगी, और अगर वो रोनाल्डो को नहीं ज़्यादा स्टार्ट करवाते हैं, स्टार्ट किसी और से करवा लेते हैं, रोनाल्डो को 70 मिनट्स के बाद लेके आते हैं, तो तब चांसेस हैं पोर्चुगल के कि पोर्चुगल काफ़ी अच्छा करें। क्योंकि जाहिर है ये तो हमें पता है कि स्पेन ने पोजेशन वाइज तो इनको डोमिनेट करना है। तो जब आपने पोजेशन वाइज एक टीम ने आपको इतना डोमिनेट कर रहे होना है, तो आपकी मिडफील्ड ने बॉल जब तोड़ना है तो आपको ऐसा स्ट्राइकर चाहिए जिसको वहीं से थ्रू बॉल लगा दी तो स्ट्राइकर ले जाए और जाके गोल कर रहा है। लेकिन रोनाल्डो का वो पेस रह नहीं गया कि वो अपने आप से, नो डाउट वो ये करता रहे। पास्ट में हम लोगों ने देखा है काउंटर अटैक पर रोनाल्डो वन ऑफ द फास्टेस्ट था, तो लेकिन ये है कि अब उसके पास वो पेस रह नहीं गया।
तो जब वो इतना पोजेशन वाइज डोमिनेट करेंगे तो फिर ये है कि या तो ब्रूनो वगैरह जो है वो बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाएंगे मिडफील्ड से बॉल तोड़ के और उनको लेके आगे तक जाना पड़ेगा काउंटर के ऊपर। लेकिन मुझे अगेन ये लग रहा है कि स्पेन ये मैच जीतेगी। स्पेन ये मैच जीतेगी। आयमन, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? और जब दोनों एनालिस्ट जैगम एंड आफाक मिडफील्ड की बात कर रहे हैं तो स्पेन के मिडफील्ड में रोड्री और पेड्री हैं और पुर्तगाल का दारोमदार है जी ब्रूनो फर्नांडिस एंड विटिन्हा पर। तो आप इस हवाले से क्या बताते हैं कि कौन सा प्लेयर आपको डोमिनेट करता हुआ या अपनी टीम की फेवर में अच्छा खेलता हुआ नजर आएगा? डेफिनेटली मैं पुर्तगाल को सपोर्ट करूंगा इस मैच के लिए। उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है, उनकी टीम अच्छी है। एक बात जो मैं क्लियर करना चाहूंगा वो ये है कि अगर हम कहते हैं कि क्रिस्टियानो जो है वो पहले जैसे स्प्रिंट नहीं कर पा रहे, तो उसकी एक जो बुनियाद बनती है वो ये है कि उनका कंपैरिजन हम कर किससे रहे हैं। उनका कंपैरिजन हम एम्बापे से कर रहे हैं, हालैंड से कर रहे हैं, या उन्हीं की अपनी टीम मेंबर से कर रहे हैं। अगर उन्हीं के उनकी टीम मेंबर से हो रहे हैं तो कोई दूसरा प्लेयर एक ऐसा ग्राउंड में दिखाए जो उनसे ज्यादा तेज स्प्रिंट कर सकता है। एमन, ये आपने अच्छा पॉइंट डेफिनेटली। तो अगर हम उनको एम्बापे या हालैंड से कंपेयर करें तो वो एक अलग बात है, लेकिन अगर उन्हीं की टीम के स्टैट्स को हम देखे जाएं तो वही सबसे फास्टेस्ट स्प्रिंटर है, वही सबसे हाईएस्ट गोल स्कोरर है, जिनके पास सबसे ज्यादा ट्रॉफीज हैं। दूसरी एक और चीज ये कि लास्ट वर्ल्ड कप में जो इनको कोच थे वो भी 4 साल से जॉबलेस हैं। उनके अपने अल्फाज ये हैं कि लास्ट वर्ल्ड कप में उन्होंने रोनाल्डो को बेंच कर दिया, कोई क्लब या मुल्क उनको नौकरी पे रखना नहीं चाहता। सो ऑल दीज थिंग्स मेक अ डिफरेंस इन द टीम एंड अमंग द मेंटालिटीज एज वेल। तो मिडफील्ड का जो सिचुएशन हमारी ब्रूनो फर्नांडिस है या विटिन्हा है, टॉप प्लेयर्स हैं। मैं कभी नहीं कहता ये छोटे प्लेयर्स हैं, मगर अगर ये अपने अटैकर्स के साथ मैच नहीं कर पा रहे तो फिर इन लोगों को कोच ने बाहर करना होगा, जैसे उन्होंने लास्ट मैच के लिए भी किया। और दूसरी अगर स्टैट्स भी चेक कर ले तो हाईएस्ट पासेस हैं जो वापस डिफेंस पे आ रहे हैं इस मिडफील्ड के, इस वर्ल्ड कप में इनके जो स्टैट्स हैं, हाईएस्ट पासेस इन्होंने जो रिकॉर्ड कायम किया है वो पास को वापस डिफेंस पे या मिडफील्ड पे लाने पे किया। तो स्ट्राइकर्स को बॉल खिलानी पड़ती है, ये इनका काम है। और डेफिनेटली पुर्तगाल ऑल द वे, लेट्स सी। स्पेन अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे। बार्सा का गोल्डन बॉय लमीन यमाल जो मीडिया प्रेस में छाए हुए, लेकिन इस वर्ल्ड कप में उनकी परफॉर्मेंस नहीं है। लास्ट पुर्तगाल से जो उनका मैच हुआ था उसमें ऑलरेडी रोनाल्डो ने उनको कर दिया था डिफेंसिव, थोड़े से ब्रेक देके उनके पीछे से आके बॉल ले जाते थे, वो सारे ड्रिबलिंग पे फोकस थे, स्लो मूवमेंट्स लेते हैं। इस टाइम उनको इंजरी भी हुई है, फॉर्म थोड़ी सी और नीचे। सो मोस्टली ओवर इट सीम्स लाइक दैट पुर्तगाल इज गोना कम ओवर दिस मैच, बट आई थिंक दे हैव अ हायर चांस टू गो थ्रू। अच्छा, दे आर मच बेटर टीम। दे आर मच बेटर टीम पुर्तगाल। ठीक है। अच्छा, आप क्या कहेंगे आफाक? यूएफा चैंपियंस लीग 2025 में पेनल्टीज पे आई गेस पुर्तगाल ने हराया था स्पेन को, जो लास्ट इनका एक आई थिंक नेशंस लीग में। जी, नेशंस लीग में रीसेंट रिकॉर्ड जो है ना उसमें तो नो डाउट पोर्चुगल ने उनको हराया हुआ है, सॉरी। लेकिन अब अगर पोर्चुगल को हरवाएंगे तो मैं अगेन वही बात करूंगा कि रोनाल्डो ही हरवाएंगे पोर्चुगल को। मैं अपनी बात पे अगेन वही हूँ, स्टिक हूँ। अच्छा, मैं ये बताता हूँ, मैं ना ब्राजील को सपोर्ट कर रहा था। ऑब्वियसली जब हमारी अपनी वर्ल्ड कप में कोई टीम नहीं खेल रही होती है ना, तो हम लोग इसी तरह बैठ के फिर दूसरी टीम्स को सपोर्ट कर रहे होते हैं। और अगेन दूसरी टीम को सपोर्ट ना हम किसी प्लेयर्स की वजह से कर रहे होते हैं। अब जैसे मैं ब्राजील को अगर सपोर्ट कर रहा था ना तो मैं नेमार की वजह से सपोर्ट कर रहा था, लेकिन मैं अभी भी बैठा हूँ अपना यही एनालिसिस दे रहा हूँ, मैं अपना यही पॉइंट बता रहा हूँ कि अगर नेमार को वो कल ना खिला रहे होते ना और उन्हीं को खेलते रहने देते, कुनिया वगैरह को अगर खेलते रहने देते तो शायद वो चांस को किसी को अवेल भी कर लेते। नेमार जब आए हैं तो उसके बाद इन्होंने चांसेस क्रिएट ही नहीं कर पाए हैं क्योंकि वो आगे वो प्रोवाइड ही नहीं कर पा रहे थे। दूसरा, जो पोर्चुगल के प्लेयर्स हैं वो पीछे पासेस क्यों दे रहे हैं? नो डाउट इनमें ना पोर्चुगल के प्लेयर्स में आपस में सब में इनमें थोड़ा ईगो प्रॉब्लम भी है, ये एक दूसरे को उस तरह से नहीं मानते हैं। और मुझे अगेन यही लगता है कि ये चीज जो है ये क्योंकि उनके अंदर मतलब उनके सीनियर्स नहीं फीड किए। अगेन आई डोंट वांट टू टेक हिज नेम, लेकिन अगेन मुझे ये लगता है कि वो बैक पे पास इसलिए देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है अगर स्ट्राइक पे बॉल देंगे हम बार बार, हर बॉल स्ट्राइकर को देनी चाहिए, लेकिन स्ट्राइकर को अगर हर बॉल देंगे और वो रिसीव नहीं करेंगे तो एट द एंड मिडफील्ड होती है जिसको वो फिर काउंटर अटैक रोकना पड़ता है। मिडफील्ड होती है जिसका वो सारा जोर वगैरह लग रहा होता है। अगेन हर बंदे का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ उस पॉइंट ऑफ व्यू की भी, लेकिन मुझे ये लगता है कि स्पेन ये वाला मैच जीतेगी और इस रीजन की वजह से। आप क्या कहेंगे जैगम? अभी जैसे आफाक भी जो बात कर रहे हैं कि अगर पुर्तगाल ये मैच हारती है तो बिकॉज ऑफ रोनाल्डो। नहीं, मैं इस बात से बिल्कुल डिसएग्री करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। देखें, मेरा भी उनसे ये सवाल है कि अगर आप रोनाल्डो को नहीं खिलाना चाह रहे तो उसके अलावा आपके पास कौन सा दूसरी ऑप्शन है? गोंसालो रामोस है। आई थिंक वो खुद अपने जो जिस क्लब से खेल रहे हैं वहाँ खुद भी अगर स्टार्टिंग 11 में नहीं खेलते, ऑल्दो उनके पास डियागो जोटा लास्ट मैच आई गेस उनकी वजह से ही जीता है पुर्तगाल, बड़ा शानदार गोल किया था उन्होंने। बिल्कुल। जैगम उनका क्लब कौन सा है? जैगम उनका क्लब कौन सा है? पीएसजी में वो स्टार्ट नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? कौन खेल रहा होता है वहां पे? और रोनाल्डो किस क्लब में स्टार्ट कर रहे होते हैं?
नहीं, वो बात आपकी ठीक है कि रोनाल्डो इस टाइम पे एज एज 41 वो अल नसर में कर रहे हैं और वो वहाँ उस टाइम स्टार्ट करें, लेकिन अगर आप दोनों की स्टैट्स की बात करें, दोनों की प्लेयर प्रोफाइल की बात करें और जो थ्रेड की बात करें, तो मेरे ख्याल से रोनाल्डो वो ज़्यादा क्रिएट कर सकता है देन रैमोस फॉर डिफेंडर्स। और मेरे ख्याल से जिस तरह वो लास्ट ईयर से यूएफए नेशंस लीग का फाइनल हुआ है और उसके बाद से अगर हम अभी तक देखते हैं तो मेरे ख्याल से रोनाल्डो के जो नंबर्स हैं वो सामने सबके नज़र आ रहे हैं। मतलब उनकी परफॉर्मेंस जो है मेरे ख्याल से डिक्लाइन इस टाइम नहीं हुई, वो लास्ट वर्ल्ड कप से इस वर्ल्ड कप में काफ़ी बेहतर खेल रहे हैं। तो मेरे ख्याल से इस टाइम उनको खेलना चाहिए। हाँ, अगर मैच 120 तक जा रहा होता है तो मैं ये बात बिल्कुल कहूँगा कि 70 मिनट 75 मिनट्स तक रोनाल्डो को सब होना चाहिए, लेकिन स्टार्ट जो है मतलब रोनाल्डो को ही करना चाहिए फॉर दिस। बिल्कुल। अच्छा जैगम, आपने तो बात की कि रोनाल्डो को ही खेलना चाहिए, उनको स्टार्ट करना चाहिए, लेकिन अब वो तो रिटायरमेंट का ऐलान कर चुके हैं इस सीज़न से। तो मैं चाहूँगा कि अब आफाक, आप और अयमन आप भी इस पर कमेंट करें। अयमन, सबसे पहले मैं आपके कमेंट लेना चाहता हूँ कि रोनाल्डो ने भी रिटायरमेंट का ऐलान किया है। नहीं, मुझे ऐसी कंफर्मेशन नहीं है, सॉरी, रोनाल्डो की तरफ से, उनकी टीम की तरफ से, उनकी जो वो आपको मैसेज नहीं आया उनका? एग्जैक्टली, उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस अपनी किया, मैं क्लियरली आप लोगों को ये बात बता रहा हूँ अपने व्यूअर्स के लिए, आपके व्यूअर्स के लिए, कि उन्होंने कहा है कि वो जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेंगे, वो ये सोच समझ के वर्ल्ड कप के बाद फैसला करेंगे। उनकी जो उनकी बहन ने कोई ट्वीट मशहूर कर दी थी जिसमें कह रहे थे कि क्रिस्टियानो इज अबाउट टू रिटायर, मगर उन्होंने आके क्लियर किया अच्छी एनर्जी में, और ही इज लुकिंग फॉरवर्ड टू द मैच। ठीक है। और अभी जैसे जैगम भी और आफाक भी बात कर रहे थे, अभी आफाक ने जो बात की कि रोनाल्डो की वजह से ही पुर्तगाल हार सकती है, वो उनके अंदर एक इटसेल्फ एक पॉलिटिक्स वाला एलिमेंट भी है उस टीम के अंदर, के उस तरह से एक दूसरे का साथ नहीं दे पाते हैं। तो ये चीज़ कल कितनी अहम होगी जब स्पेन के अगेंस्ट वो मैदान में उतरेंगे और क्वार्टर फाइनल का एक प्रेशर भी तो होगा। डेफिनेटली ये पहले मैच से जो मैंने इनकी परफॉर्मेंस देखी है, उसी मैं यही कह रहा हूँ बार बार कि इनकी जो मिडफील्ड है वो कनेक्ट नहीं हो पा रही है। और एक तरफ अगर आप देखें तो कुछ ऐसी टीम्स होती हैं जिनके रेड कार्ड स्किप हो जाते हैं, बंदे हैट्रिक करके निकल जाते हैं, हम लोगों को बहुत ज़्यादा मीडिया टेंशन नहीं नजर आती। और एक साइड पे एक प्लेयर होता है जो अपनी टीम के लिए जान देने की कोशिश कर रहा है, एंड ही वांट्स टू विन हिज लास्ट वर्ल्ड कप, ही डिजर्व्स इट। अब मैंने अगर उनकी प्रोफाइल देखी जाए तो उसमें एक लॉन्ग ट्रॉफी कलेक्शन है जो कि प्रोबेबली 95% प्लेयर्स के पास नहीं होगा, एंड ही डिजर्व्स टू प्ले फॉर द वर्ल्ड कप फॉर हिज टीम। अगर उनकी फिटनेस लेवल पूरी है, वो सारी चीजें पूरी करें, सो और किस बुनियाद पे उनको बाहर बिठाया जाए। सो ओवरऑल दिस इज अ वेरी टैक्टिकली चैलेंजिंग मैच, लेकिन स्पेन की साइड जो है वो थोड़ी सी यंग है, उनके पास एक्सपोजर कम है, ऑलरेडी हम देख चुके हैं स्पेन की परफॉर्मेंस ऐसी नहीं है कि वो किसी बड़ी टीम को बहुत ज्यादा, यानी कि टायर ए टीम को थ्रेट दे सके। सो ये है तो बैलेंस मैच ऑफ कोर्स, लेकिन पुर्तगाल के जो एक्सपीरियंस और जिस तरीके से वो खेल सकते हैं आगे, सो ऑब्वियसली दे हैव अ हायर चांस टू कंटिन्यू ऑन। अच्छा आफाक, अभी लेट्स सी, हम लोग अभी क्योंकि ज़ूम ही कर रहे हैं, अभी तो प्री मैच ये एक डिस्कशन है, लेट्स सी अगर हम थोड़ी सी पुर्तगाल की फेवर में अगर बात करें, अदर देन रोनाल्डो, आपको क्या लगता है ऐसा कौन सा फैक्टर है पुर्तगाल में, या ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजी उन्हें अपनानी चाहिए कि वो स्पेन को डोमिनेट कर सकें या ये मैच को जीत सकें? सेंट्रल मिडफील्ड, वो तो हम सारों को पता है कि देखें, अगर तो ब्रूनो और विटिनिया ये दो बंदे अपना 100%, क्योंकि अभी तक पूरे वर्ल्ड कप के अंदर ना हमने उनका 50% भी नहीं देखा जिस तरह से वो खेल सकते हैं। और दूसरा ये कि ये जो इस तरह के पोजीशन वाइज फुटबॉल खेल रही होती है ना टीम, तो उसके अगेंस्ट जब आप ऐसे बॉल विन कर लेते हैं, तो बॉल विन करने के बाद जब आप काउंटर्स पे जाते हैं, तो ये जो फ्री रोल्स वाले प्लेयर्स होते हैं ना, इनको ऐसे पॉइंट पे ना थोड़ा बेनिफिट मिलता है फिर। तो आप अगर तो ये दोनों अपना 100% दे देते हैं, मैं कहता हूं अपना ये 90% भी दे देते हैं ना, तो ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे स्पेन के लिए, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। लेकिन अगेन, अगर इनके दिमागों में दोबारा वही चीज आ रही होती है, पास लेते हैं, पीछे दे देते हैं, पास पकड़ते हैं, पैरेलल खेल लेते हैं, जिस तरह से अपने क्लब्स में खेलते हैं, इन्हें सिर्फ सिंपल ये चाहिए कि हमने उस तरह से खेलना है। लेट्स सी जी, अभी हमारे एनालिस्ट जिस तरह से बात कर रहे हैं कि जो टीम ऑब्वियसली बड़े मैच का बड़ा प्रेशर झेल पाएगी और बेस्ट स्ट्रैटेजी के साथ मैदान में उतरेगी, वही ऑब्वियसली मैच भी जीतेगी। तो अभी क्वार्टर फाइनल के लिए जो राउंड 16 के मैचेस जारी हैं और मज़ीद शक्ल भी वाज़े होती जा रही है कि अभी कौन कौन सी टीमें क्वार्टर फाइनल में आएंगी। अभी हम लोग ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो राउंड 16 में जो अगला इंपॉर्टेंट मैच होने जा रहा है उस हवाले से बात करेंगे, आप कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी। और अब राउंड ऑफ 16 में जो अगला मैच होने जा रहा है वो होने जा रहा है जी यूएसए वर्सेस बेल्जियम, और यूएस को अगेन होम एडवांटेज भी है। लेट्स सी कि इस मैच में क्या सूरत हाल बनती है। सबसे पहले जगह आपके कमेंट्स में जानना चाहूँगा, आपको क्या लगता है कि यूएस वर्सेस बेल्जियम कौन सी टीम का पलड़ा भारी है? अच्छा, जिस तरह आप कह रहे हैं कि एक तो डेफिनेटली होम एडवांटेज इस टाइम पे यूएस को काफ़ी ज़्यादा है, दूसरा जिस तरह
तरह कल हम देख रहे थे कि जो उनका यूएस के स्ट्राइकर है उनको जो उनका जो रेड कार्ड था वो रिवर्स कर दिया गया है फॉर 1 ईयर की प्रोविजन पे, तो मेरे ख्याल से वो भी काफ़ी इम्पैक्टफुल होगा फॉर बेल्जियम। और बेल्जियम मेरे ख्याल से उनकी स्टेटमेंट भी इस चीज़ के बारे में आई थी कि मतलब ये फॉर एसेंस ऑफ फुटबॉल और मतलब ये काफ़ी अगेंस्ट है उनके, और हमने इस तरह की रवायात पहले कभी देखी भी नहीं है कि मतलब एक जो आपका मेन नॉकआउट मैच है उससे पहले जो अगर आपके प्लेयर को रेड कार्ड होता है तो वो अगले मैच में वो अपनी सस्पेंशन को जो होता है वो उसको वो रखता नहीं और वो ख़त्म कर दी जाती है। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा एडवांटेज यूएस को इस साइड पे थोड़ा सा मिला है, लेकिन आई स्टिल वांट के बेल्जियम जो है ये मैच जीते ताकि जो आगे फॉर जो अगर बेल्जियम आगे जाती है तो डेफिनेटली इनको एक काफ़ी मज़ेदार मैच देखने को मिलेगा या स्पेन या पोर्चुगल के साथ। सो आई थिंक बेल्जियम विल विन दिस मैच। आपको लग रहा है बेल्जियम जीतेगी जी? आफाक आप क्या कहेंगे, क्योंकि 2014 में भी राउंड 16 में बेल्जियम ने यूएस को हराया था, अब आपको क्या लग रहा है यूएस के पास मौका है उस तारीखी हार का बदला लेने का? अच्छा, मौका तो वाकई इनके पास है क्योंकि पहले ऑब्वियसली यूएसए की टीम कभी हिस्ट्री में ऐसी रही नहीं थी जो इस दफा है। दूसरा, उनके पास होम एडवांटेज भी है। तीसरा, ज़ैगम की बात को मैं सेकंड करूंगा और मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा कि बहुत ज्यादा एक अनफेयर चीज हुई है फीफा की तरफ से। पहले हम लोग सुन रहे थे कि यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो थोड़ा इंटरफेयर करने की इस चीज में कोशिश कर रहे हैं कि यार आप उनका रेड कार्ड रिवर्ट करें, दिस एंड दैट। तो फीफा ने उसके ऊपर एक कॉल दी थी कि यार पॉलिटिक्स को इसके अंदर इंटरफेयर ना करें, या फीफा के अपने डिसीजंस हैं उसके अंदर कोई भी बंदा ना इंटरफेयर ना करे। लेकिन अब ये लास्ट मिनट चेंज हमने ये देखा है कि उन्होंने रेड कार्ड को रिवर्ट कर दिए। मैं चाहूंगा आप इस बात को कंटिन्यू रखिएगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप अगर इसका पस मंजर थोड़ा बता सकें, और दूसरा ये भी कि ये रूल क्या होता है बेसिकली। हाँ, बेसिकली मैं दो रूल्स का बता देता हूँ इस वर्ल्ड कप में। एक इस वर्ल्ड कप में चेंज हुआ है और एक जो नॉर्मली रूल होता है। ठीक है। नॉर्मली रूल ये होता है कि अगर आपके प्लेयर को रेड कार्ड हो गया ना तो उस मैच में तो वो रिमेनिंग मैच नहीं खेल सकता है, और वही वाला जो प्लेयर है ना उससे नेक्स्ट मैच के लिए भी वो बैन हो जाता है। और ये पास्ट में होता रहा है, वर्ल्ड कप्स में होता रहा है, हर दफा होता है। येलो कार्ड के रूल को इन्होंने थोड़ा सा चेंज किया इस दफा। येलो कार्ड का रूल ये होता था पहले वर्ल्ड कप्स के अंदर कि अगर एक प्लेयर को एक मैच में येलो कार्ड हो गया और दोबारा उस प्लेयर को किसी दूसरे मैच में येलो कार्ड हो गया तो वो प्लेयर वो मैच तो अभी कंटिन्यू करेगा, लेकिन उससे नेक्स्ट मैच, क्योंकि उसे टूर्नामेंट के अंदर 2 येलो कार्ड्स हो चुके हैं तो उससे नेक्स्ट मैच वो नहीं खेल सकेगा। और ये फॉरवर्ड होते थे क्वार्टर फाइनल्स तक। सेमीफाइनल के अंदर अगर कार्ड हो जाता है तो ये नहीं होता कि आप फाइनल नहीं खेल सकते हैं। इस वर्ल्ड कप के अंदर इन्होंने थोड़ा सा ये चेंज की है कि क्योंकि एक नया राउंड इंट्रोड्यूस किया, राउंड ऑफ 32। पहले होता था डायरेक्ट राउंड ऑफ 16 होता था, तो अब इन्होंने ग्रुप के लिए कार्ड्स अलग कर दिए थे। फॉर एग्जांपल, अगर किसी बंदे को ग्रुप में 2 कार्ड्स हुए थे तो वो राउंड ऑफ 32 का मैच नहीं खेल सकता था, और राउंड ऑफ 32 से लेके क्वार्टर फाइनल्स तक अलग कार्ड थे। अब फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं इंग्लैंड के बेलिंगम और राइस जो हैं, दोनों बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं, ठीक है। लेकिन अगर इन्हें अगले मैच में, जो कि इनका अच्छा मैच होने जा रहा है नॉर्वे के साथ, अगर इनको उस मैच में येलो कार्ड किसी एक को भी हो जाता है और ये लोग क्वालिफाई कर जाते हैं तो ये सेमीफाइनल नहीं खेल सकेंगे क्योंकि उनको 2 येलो कार्ड हो जाएंगे। अब वापस आता हूं मैं बात रेड कार्ड के ऊपर। रेड कार्ड आपने अनाउंस किया, एक रूल है, उस रूल के अकॉर्डिंगली वो प्लेयर नेक्स्ट मैच नहीं खेल सकता है, और ये पास्ट में भी हमेशा से यही होता रहा है। इससे बड़ी एग्जांपल क्या होगी, 2014 का वर्ल्ड कप जबकि ब्राजील पूरा डोमिनेट कर रही थी, उस मैच में थिएगो सिल्वा जो इनके कैप्टन थे उनको रेड कार्ड हुआ, या नेमार को, इन दोनों में से एक को रेड कार्ड हुआ था, एक इंजर्ड हो गया था, जिसको सेमीफाइनल अगेंस्ट जर्मनी नहीं खेलने दिया था, जिसके बाद जर्मनी ने इन्हें 7-1 हराया था। अब यहां पे आके यूएस के लिए, अब बेल्जियम की मैं बात करूं, बेल्जियम ने तो पूरी अपनी ट्रेनिंग ये पिछले 4 दिन इसी चीज को लेके की होगी ना कि उनका जो टॉप स्कोरर है वो खेल नहीं रहा है, तो हम लोग चलो इस मेंटेलिटी से आते हैं, हम लोग अग्रेसिव खेलेंगे या जो भी है एक स्ट्रेटेजी। लास्ट मिनट के ऊपर आके वो आप कार्ड को रिवर्ट कर रहे हैं, और यूएसए वाले ये बता रहे हैं, उनके कैंप से जो चीज सुनने में आई है, इंटरनल जो आई है डिस्कशंस, कि जी वो जो उनके फॉरवर्ड हैं वो तो उस दिन से ट्रेनिंग वगैरह बिल्कुल सही कर रहे हैं, उनको इस चीज का ना बॉलेगन को फर्क नहीं पड़ता था कि कोई रेड कार्ड हुआ हुआ है या नहीं हुआ हुआ है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि उन्हें पहले से पता था, शायद उन लोगों को ये पहले से पता थी। अयमन, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? ये जो पॉलिटिक्स भी चल रही है, साथ साथ फीफा वर्ल्ड कप भी चल रहा है। डेफिनेटली, जैसा फाक ने बताया, पूरी स्टोरी इसी तरह की है। ट्रंप ने रिव्यू करने को कहा था फीफा से कि बलोगन के जो है रेड कार्ड को रिव्यू करे, और उसके बाद फीफा ने जो है उसको सस्पेंशन को ओवरटर्न कर दिया। मैं चाहूंगा अयमन आप इससे आगे अगर बात बढ़ाना चाहें कि लेट्स सी वो आ गए, अब तो आ गए ना उनका, क्योंकि वो खत्म कर दिया गया रेड कार्ड। मेन स्ट्राइकर है जी, मेन स्ट्राइकर है, अच्छी टीम है, टीम की एनर्जी अच्छी है, खुद भी यंग है, काफी फुटबॉल के लिए पैशनेट है, इंग्लैंड में खेल चुके हैं, ही
इज अ नाइस प्लेयर। अगर ये टीम में नहीं होते तो फिर यूएस की अटैकिंग जो थी वो समझे कि 50% डाउन होनी थी। तो बहुत अच्छा एडिशन है टीम में। बेल्जियम अच्छी एनर्जी में मुझे पहले भी नहीं नजर आया, और इस मैच में मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि इस रेड कार्ड के ओवरटर्न होने के बाद यूएस जो है वो ज्यादा डोमिनेटिंग रहेंगे फील्ड पे। अच्छा अयमन, अभी बेल्जियम की जब हम बात कर रहे हैं तो एक जो नफ्सियाती एडवांटेज होता है वो कितना मैटर करता है, क्योंकि हमने देखा था कि ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक कह लें कि बेल्जियम की जानिब से गेम प्ले किया गया। राउंड 32 में सेनेगाल के अगेंस्ट हम देख रहे हैं कि एक्स्ट्रा मिनट में जाके जब उन्होंने गोल स्कोर किए और 3-2 से वो मैच वो जीते थे। तो मतलब एंड टाइम तक बेल्जियम में ये ताकत है या उनके प्लेयर्स में इतनी कैपेबिलिटी है कि वो मैच का रुख मोड़ सकते हैं। डेफिनेटली ये हर टीम इस पोजीशन से कैपिटलाइज कर सकती है, और अगर आप मैच जैसे कि एक्स्ट्रा टाइम तक ले जा रहे हैं या पेनल्टी शूटआउट्स पे जा रहे हैं तो ये बिल्कुल ही अनसर्टेन सिचुएशन है। बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस टीम हो सकता है कि पेनल्टी शूटआउट्स में अंडर रह जाएं और जो अंडरडॉग्स हैं वो अपने सारे गोल और सेव करके आगे बढ़ सकें। बेल्जियम एक अच्छी टीम है, इसमें कोई शक नहीं, मगर यूएस के पास एक स्टार स्ट्रक मोमेंट चल रहा है अभी। उनके एक तो वो होस्ट कंट्री है, उनके पास सपोर्ट अच्छी है, और ये जो इनका नया स्ट्राइकर है ये इनको काफी ज्यादा हाइप भी मिली हुई है क्योंकि इस बंदे ने वाकई में परफॉर्मेंस अच्छा किया। मतलब ही इज अ नाइस प्लेयर, इनकी मूवमेंट्स अच्छी है, फिनिशर अच्छे हैं। एज अ प्लेयर इंडिविजुअली जो पूरी सिचुएशन है कि इस प्लेयर के लिए ठीक है, आई मीन आई हैव सेंटिमेंट्स इन्वॉल्व्ड, इट्स गुड फॉर यूएसए, इट्स गुड फॉर द कंट्री, लेकिन फीफा के इस तरह के रूल बैंड कर रहे हैं जस्ट गोज अगेंस्ट द स्क्रिप्ट। ज़ैकम, आप क्या कहेंगे? अभी जैसे मैं एमन से भी पूछ रहा था, एक जो नफ्सियाती बर्तरी आप लेकर आ रहे होते हैं तो लाइक वो भी आपको कहीं ना कहीं हेल्प आउट तो करती है इस मैच में, और इस हवाले से भी बेल्जियम का पलड़ा यूएस के अगेंस्ट भारी नज़र आता है, ऑल्दो के उनके जो रेड कार्ड वाले प्लेयर है वापस आ गए। नहीं, बिल्कुल जैसा मैंने शुरू में कहा था कि उनका जो है अब उनका मेन स्ट्राइकर है, वन ऑफ द मेन स्ट्राइकर है, उनका हाईएस्ट गोल स्कोरर है फॉर अमेरिका, तो डेफिनेटली उनको एक एज तो डेफिनेटली मिला है। लेकिन आपको मैं थोड़ा सा इसमें जो रूल हम डिस्कस कर रहे थे इसमें थोड़ा सा एड ऑन ये भी करना चाहूँ कि ये बेसिकली एक रूल होता है कि फीफा की जो कमेटी होती है जिसमें आर्टिकल 27 है उसमें, तो उसमें ये होता है कि जो उनकी डिसिप्लिनरी कमेटी होती है वो आपकी अगर कोई सस्पेंशन लगती है तो वो उसको रूल आउट कर सकती है। मतलब रूल आउट इस तरह कर सकती है कि वो आपका जो भी सस्पेंशन है उसको प्रोलॉन्ग फॉर 1 ईयर कर सकती है। पास में जो रिसेंट एग्जांपल है वो हमारे पास क्रिस्टियानो रोनाल्डो की है, जो कि उनको अगेंस्ट 3 मैच की बैन मिलती है, जो अपना फाइनल खेल रहे थे फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर विद आयरलैंड खेल रहे थे, तो तब उनको 3 मैच की बैन मिलता है। पहला मैच वो नहीं खेलते क्योंकि उनको बैन होता है। अब उनको मसला ये था कि जो रोनाल्डो का जो आखिरी 2 मैचेस थे वो वर्ल्ड कप में, जो उनकी ये वर्ल्ड कप था उसमें कोलाइड कर रहे थे, तो फॉर दैट जो फेडरेशन होती है बेसिकली, ना कि आपकी हुकूमत करती है, ये फेडरेशन होती है बेसिकली कि वो एक रिक्वेस्ट करती है कि क्या कि अगर तो वो इतना हार्श टैकल नहीं है, और दूसरा ये कि क्या कि जो प्लेयर की प्रोफाइल है पीछे जो उसके रिकॉर्ड हैं वो डिसिप्लिनरी रिकॉर्ड, डिसिप्लिन के रिकॉर्ड हैं वो सारे अच्छे हैं या नहीं है, तो ऑन बेसिस ऑफ दैट वो शायद फीफा आपको ये एक माफ़ कर देती है या प्रोलॉन्ग माफ़ नहीं करती, प्रोलॉन्ग कर देती है। लेकिन इसमें ये जिस तरह ये वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में मेरा नहीं ख्याल कभी इस तरह हो कि आपको रेड कार्ड हुआ हो 1 मैच का बैन, और आपकी जो है जो हुकूमत है वो आपके इन्वॉल्व हो जाए और वो रिक्वेस्ट करें, ट्वीट भी करें कि आप जो है ये लेकिन इस मामले में ऐसा हुआ है। बिल्कुल, मैं भी कह रहा हूँ ये इस मामले में ऐसा हुआ है और ये काफ़ी अनफॉर्चुनेट है, और बेल्जियम ने मेरे ख्याल से इसमें स्टेटमेंट भी जारी की है कि मतलब ये चीज़ इस तरह होनी नहीं चाहिए। बिल्कुल जी ज़ैकम, जिस तरह से आपने बात की कि जब सियासत इन्वॉल्व हो जाती है खेलों के दौरान तो आई गेस जो सवाल उठने लगते हैं, फिर कंट्रोवर्सीज बनती हैं, और जो ट्रांसपेरेंसी का एक एलिमेंट रहता है जो कि किसी भी स्पोर्ट्स में होना चाहिए फिर वो भी ख़त्म हो जाता है। और इस सारी सूरत हाल में जो सबसे ज़्यादा नुकसान होता है वो उस खेल के जो शायकीन हैं उन फैंस का होता है, जो बड़े दिल से अपना वक्त निकाल कर टीम्स को और अपने प्लेयर्स को सपोर्ट करते हैं। हमारे एनालिस्ट ने हमें वक्त दिया जी, आप सबका बहुत शुक्रिया। अयमन हुसैनी, आफाक अहमद, ज़ैगम जंजुआ। इंशाल्लाह दोबारा जब ये अगले मैचेस होते हैं इसके राउंड 16 के, फिर जो पोस्ट मैच डिस्कशन होगी उसके लिए दोबारा आपको ज़हमत देंगे जी। आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, और हमारा यूट्यूब चैनल है जी सुनो स्पोर्ट्स, आपने जाना है उस चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और कमेंट्स में ज़रूर अपनी राय का इजहार कीजिए। जो चीज़ें आप चाहते हैं हम इस ट्रांसमिशन का हिस्सा बनाएं ज़रूर बताइए। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।